बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। वैसे तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है और जिसके विषय क्षेत्र का निर्धारण करने का कार्य सरल नहीं है। इसके विषय क्षेत्र को तय करने में बहुत से विद्वानों ने बहुत प्रयास किया है। विषय के क्षेत्र से अर्थ है इस विज्ञान के अध्ययन का दायरा कहाँ तक फैला हुआ है या उसकी संभावित सीमाएं क्या क्या है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में दो संप्रदाय बनाए हैं, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि एक स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय। पहला संप्रदाय है स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसे विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहा जाता है, और दूसरा संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय। पहले मत में समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान माना गया है। हमारा जो पहला संप्रदाय या मत है कि समाजशास्त्र एक स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय है, इसमें ये मानता है कि समाजशास्त्र एक विशेष या विशिष्ट विज्ञान है। और दूसरा मत समन्वयात्मक संप्रदाय ये मानता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संप्रदाय और वैज्ञानिक अलग अलग हैं, इनके अलग अलग विद्वान या विचारक हैं। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वरूपात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक जॉर्ज सीमेल और टॉनिश माने जाते हैं। सोरोकिन के अनुसार इस संप्रदाय के सिद्धांत इसके प्रमुख लेखकों के कार्यों में दिए गए हैं, और ये प्रमुख प्रतिनिधि लेखक हैं टॉनिश, सीमेल, वॉनविच, स्टेमलर, रिचर्ड, वीरकांत, रॉस, पार्क और बर्गस। जॉर्ज सीमेल के विचार स्वरूपात्मक संप्रदाय के संबंध में क्या हैं? जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल समाजशास्त्र को एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान बनाना चाहते थे। इन्होंने देखा कि समाज के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कोई ना कोई सामाजिक विज्ञान करता है। इन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययनों के क्षेत्रों को दो प्रकारों में बांट दिया। पहला प्रकार था सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु और दूसरा प्रकार था सामाजिक संबंधों का स्वरूप। सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु या कंटेंट का तो एक ऐसा पक्ष नहीं बचा है जिसका अध्ययन कोई ना कोई सामाजिक विज्ञान नहीं करता है, लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का क्षेत्र ऐसा था जिसका कोई भी अन्य विज्ञान अध्ययन नहीं कर रहा था। इस क्षेत्र को जॉर्ज सीमेल ने समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र चुना। इस तरीके से सामाजिक संबंधों के स्वरूपों को जॉर्ज सीमेल ने समाजशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र निश्चित किया था। सीमेल ने कहा था कि सभी भौतिक और अभौतिक पक्षों वस्तुओं के दो पक्ष होते हैं, एक तो स्वरूप और दूसरा अंतर्वस्तु, या हम कह सकते हैं फॉर्म या कंटेंट। स्वरूप बाहरी पक्ष है और अंतर्वस्तु आंतरिक पक्ष है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रेखागणित प्राकृतिक विज्ञानों में वस्तुओं के बाहरी पक्ष और स्वरूपों का अध्ययन करता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बाहरी पक्ष या फिर स्वरूपों का अध्ययन करता है। प्राकृतिक विज्ञानों में जिस प्रकार रेखागणित है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र है। इस तरीके से सीमेल समाजशास्त्र को एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान कहते हैं, और जो मानव के सामाजिक संबंधों के स्वरूपों, समाजीकरण के स्वरूपों, सामाजिक संगठन के स्वरूपों का अध्ययन और वर्णन, वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या करता है। यह मानव के संबंधों के स्वरूपों की अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं करता है। इस पक्ष का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास करते हैं। रेखागणित भौतिक वस्तुओं के स्थान संबंधित स्वरूपों का अध्ययन करता है, न कि उनकी अंतर्वस्तु का। इसे उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। एक ही प्रकार, आकार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बोतल हो और उसमें पानी, गंगाजल, दूध, तेल, चीनी कुछ भी भर दें, ये वस्तुएं बोतल का आकार ले लेती है, लेकिन इन वस्तुओं के भरने से बोतल का आकार या स्वरूप नहीं बदलता है। जो वस्तुएं बोतल में भरी गई हैं, उन पर भी बोतल के स्वरूप का प्रभाव नहीं पड़ता। बोतल के स्वरूप और आकार का अध्ययन रेखागणित करता है, और अंतर्वस्तु, जो चीज़ें बोतल में भरी गई हैं, उसका अध्ययन संबंधित विज्ञान करते हैं। अंतर्वस्तु और स्वरूप के अध्ययन के क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग हैं, और घटना के अध्ययन दृष्टिकोण भी अलग अलग हैं। मानव संबंधों के स्वरूप में भिन्न भिन्न सामाजिक अंतर्वस्तु हो सकती है, और एक ही प्रकार की सामाजिक अंतर्वस्तु के अलग अलग रूप हो सकते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, और सीमेल ने सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है।
प्रभुत्व, अधीनता, प्रतिस्पर्धा, अनुकरण, श्रम का विभाजन और सामाजिक संबंधों के स्वरूप के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जो विभिन्न अंतर्वस्तुओं वाले होते हैं। ये अंतर्वस्तुएं धार्मिक मठ, आर्थिक केंद्र, राजनीतिक दल हो सकते हैं। इन विभिन्न अंतर्वस्तुओं का अध्ययन धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में आता है। समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों तक सीमित है और समाजशास्त्र अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं करता है। सीमेल ने समाजशास्त्र के एक विशिष्ट विज्ञान बताते हुए कहा है कि इसके अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वर्णन, वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या करना है। सामाजिक विज्ञान में ऐसे विशिष्ट विज्ञान की आवश्यकता है जो संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। ये जॉर्ज सीमेल के विचार थे। और उसके बाद समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक दूसरे विद्वान आते हैं टॉनिज। और टॉनिज के विचार हैं कि इन्होंने शुद्ध या फिर स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की रूपरेखा दी है। इन्होंने स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है और सामाजिक संबंधों के मौलिक स्वरूपों के तथ्यों और जानकारी का भी इन्होंने विश्लेषण किया है। टॉनिज ने समाज या सामाजिक संबंधों के दो मौलिक रूप बताए हैं, समुदाय जिसे उन्होंने गेमेनशाफ्ट और समाज जिसे उन्होंने गेसेलशाफ्ट कहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले मौलिक रूप समुदाय या कम्युनिटी के बारे में। समुदाय व्यक्तियों का एक संघ है और इनकी एकता रक्त संबंध की प्राकृतिक शक्ति से पैदा होती है और इनमें जैविक इच्छा होती है। यहाँ पर कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है, ये प्रकृति का परिणाम है और इस जैविक एकता के फलस्वरूप संपत्ति सारे समुदाय की होती है तथा परिवार कानून होता है। दूसरा इन्होंने बताया है टॉनिज ने समाज या सोसाइटी। समुदाय व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का जाल है और इसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार अंतर्क्रिया करते हैं और स्वयं के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। समाज प्रकृति की उपज ही नहीं है बल्कि किसी भी प्रकार से प्राकृतिक जीव भी नहीं है। आदिम समूह, परिवार, जनजातियां समुदाय के कुछ उदाहरण हैं जो कि टॉनिज के द्वारा बताए गए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से समुदाय गेमेनशाफ्ट और समाज गेसेलशाफ्ट से पहले बने थे। गेसेलशाफ्ट प्रकार गेमेनशाफ्ट से ही विकसित हुए हैं। मानव धीरे धीरे किसी भी समुदाय के प्रति एक लगाव रखने लगा है, वह अनेक और बड़े बड़े समूहों का सदस्य बनने लगा है। टॉनिज के अनुसार इतिहास में परिवर्तन समुदाय से समाज की ओर और लोगों की संस्कृति से सभ्यता के राज्य की ओर होता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया लौटती नहीं है। यही टॉनिज का स्वरूपात्मक सिद्धांत है। वॉनविच का स्वरूपात्मक सिद्धांत के संबंध में विचार है। वॉनविच जॉर्ज सीमेल के समाजशास्त्रीय विचारों को अधिक व्यवस्थित रूप से विकसित करना चाहते थे। इन्होंने जॉर्ज सीमेल, रॉस, मैक्स वेबर के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया है, लेकिन इनके ऊपर सीमेल और रॉस का प्रभाव अन्य समाजशास्त्रियों की तुलना में अधिक दिखाई देता है। सीमेल की तरह वॉनविच ने भी समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है और इन्होंने कहा है कि मेरा लक्ष्य समाजशास्त्र को निश्चित रूप से अन्य विज्ञानों से अलग और स्थिरता से व्यवस्थित, दृढ़ता से संगठित एक विशिष्ट विज्ञान का रूप देना था। जॉर्ज सीमेल की तरह ही वॉनविच भी सोचते थे कि विशिष्ट विज्ञान बनाने का मात्र यही तरीका है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के स्वरूपों या फिर सामाजिक प्रक्रियाओं के स्वरूपों का विज्ञान हो। इन्होंने मानव संबंधों या सामाजिक प्रक्रिया के 650 स्वरूपों का वर्णन किया है, जिसमें अंतर्व्यक्ति संबंध और अंतर्वस्तु संबंधों को वर्गीकरण का आधार माना था। सोरोकिन ने कहा कि वॉनविच के विचार अन्यों से अधिक व्यवस्थित थे। वॉनविच ने शुद्ध समाजशास्त्र को अंतर्वस्तु से बिल्कुल अलग रखा था और इसके लिए इन्होंने सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु के परस्पर संबंधों को खत्म कर दिया, परस्पर बंधनों को खत्म कर दिया था। वॉनविच ने कहा था कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। अगले स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक विद्वान हैं वीरकांत। अब हम यहाँ पर वीरकांत के विचारों का अध्ययन करेंगे। इस संप्रदाय के प्रमुख विद्वानों में वीरकांत का भी अपना स्थान है और वीरकांत ने स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारों को आगे विकसित किया। इनके विचार जॉर्ज सीमेल के 5 चिन्हों पर थे। सोरोकिन के अनुसार वीरकांत के विचार वॉनविच की तुलना में कम स्वरूपात्मक है। वीरकांत ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्रों को स्पष्ट और सुनिश्चित करने का प्रयास किया और इनके अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। इन्होंने यश, स्नेह, प्रेम, लज्जा, सम्मान, समर्पण, घृणा, संघर्ष, सहयोग आदि को सामाजिक संबंधों का आधार बताया है। समाजशास्त्र को संबंधों के जन्म और विकास का अध्ययन नहीं करना चाहिए, उसे तो मात्र उन आधारों का
अध्ययन करना चाहिए जिसके कारण व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके संबंध में विवेकानंद ने कहा है कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंकीय स्वरूपों का अध्ययन है जो मानवों को एक दूसरे से बांधते हैं। और समाजशास्त्र इसीलिए एक विशिष्ट विज्ञान है क्योंकि यह मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है जो व्यक्तियों को परस्पर बांधते हैं। समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र मानसिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित है। मैक्स वेबर के विचार। मैक्स वेबर समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र सामाजिक क्रिया मानते हैं। इन्होंने यह मत समाजशास्त्र की परिभाषा में भी व्यक्त किया है। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक ज्ञान कराने का प्रयास करता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण होनी चाहिए और वे व्यवहारों से प्रभावित होनी चाहिए। वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र स्पष्ट और सीमित होना चाहिए। समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र को विशिष्ट करने के लिए इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र में केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए। आपने सामाजिक क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वे व्यवहार जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों पर प्रभाव डालते हैं तथा किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, सामाजिक क्रिया है। आपके अनुसार समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र सामाजिक व्यवहारों का अवलोकन करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना और तर्क तथा अनुभव से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना है। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक विशेष क्षेत्र से संबंधित विद्वान जॉर्ज सीमेल, टॉनिच, वॉनविच, वीरकांत, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करना बताया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचनाएं क्या क्या हैं। आलोचकों का कहना है कि समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग और विशिष्ट निर्धारित करने में इस संप्रदाय के समर्थक अपने प्रयास में असफल रहे। इसकी असफलता पर सोरोकिन फीचर ने बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला और फीचर ने तो स्वरूपात्मक संप्रदाय वालों को समाजशास्त्र ही मानने से इनकार कर दिया। फीचर ने कहा है कि ये संप्रदाय सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। सोरोकिन के द्वारा आलोचना की गई इनकी पुस्तक कॉन्टेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में नवीन विज्ञान का दावा इन्होंने आधारहीन माना है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक और समर्थकों का कहना है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन अन्य कोई भी विज्ञान नहीं करता है। इस संप्रदाय का ये दावा है कि समाजशास्त्र ही वह नवीन विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। सोरोकिन का कहना है कि इस संप्रदाय का दावा आधारहीन है। सोरोकिन ने बताया कि सीमेल, टॉनिच, वीरकांत, वॉनविच इनके अध्ययनों की तुलना में कानून शास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन कहीं अधिक सुनिश्चित और अच्छे तरीके से किया गया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर समूह संबंधों के प्रकार जैसे कि संपर्क, अकेलापन, समझौता, विरोध, संघर्ष, युद्ध, इसका अध्ययन अधिक ध्यान से और अधिक स्पष्टता और अधिक औपचारिकता के साथ किया जाता है। अर्थशास्त्र का उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे ये श्रम का विभाजन है, सामाजिक विभेदीकरण है, सहयोग और साहचर्य है, शोषण है। इसके अतिरिक्त अनेक सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय कोई नया नहीं है जो पहली बार सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन कर रहा है। इसके पहले से अनेक विज्ञान इसका अध्ययन अधिक विस्तार, क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सुचारू रूप से करते आए हैं। स्वरूप और अंतर्वस्तु का अंतर असंभव और मिथ्या। यह संप्रदाय स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से अलग मानता है। यह अंतर सामाजिक संबंधों के स्वरूपों पर लागू करना गलत है। जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं उन पर यह अंतर सरलता और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सकता है, लेकिन सत्ता, शक्ति, प्रभुत्व, अधीनस्था, प्रतिस्पर्धा और अन्य स्वरूपों पर जो स्थान नहीं घेरती हैं, इसे कैसे लागू कर सकते हैं। सोरोकिन ने इसे उदाहरण देकर समझाया। उनका कहना है कि जब हम एक गिलास को शराब, पानी और चीनी से बिना इसके स्वरूप को बदले भर सकते हैं, लेकिन मैं उस सामाजिक संस्था की कल्पना नहीं कर सकता जिसका स्वरूप उसके सदस्यों के बदल जाने के बाद भी नहीं बदलेगा। सामाजिक संबंधों के अध्ययन में
स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ऐसा करना यदि मिथ्या है तो समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय का दावा भी गलत है और समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप का विज्ञान कहना भी अवैज्ञानिक और तर्कहीन होगा। तीसरा का आलोचना का कारण है अवधारणाओं का प्रयोग दोषपूर्ण किया गया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के जो विभिन्न अर्थ लगाए हैं वे दोषपूर्ण और भ्रामक हैं। एक स्थान पर वे लिखते हैं कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री मानव संबंधों के स्वरूप है, लेकिन कुछ पंक्तियों और पृष्ठों के बाद लिखा मिलता है कि विषय सामग्री समाजीकरण के स्वरूप है। इन दोनों बातों का बिल्कुल भिन्न भिन्न अर्थ है। मानव संबंधों के स्वरूप का अर्थ न केवल समाजीकरण के स्वरूप है बल्कि विसामाजीकरण, एकीकरण, विघटनात्मक सहयोग, युद्ध आदि भी इसमें आते हैं। अगर हम समाजशास्त्र को मानव संबंधों के स्वरूप का विज्ञान कहते हैं तो विरोध, संघर्ष, युद्ध, विघटन और प्रक्रियाएं भी समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आ जाते हैं। अगर हम समाजशास्त्र को समाजीकरण के स्वरूपों का विज्ञान बताते हैं तो समाजीकरण से अलग और विरोधी प्रक्रियाएं युद्ध, संघर्ष, विघटन, विसमाजीकरण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं। जोशीमी और उनके समर्थकों ने परिभाषाओं को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। यह दोषपूर्ण, अस्पष्ट और अतार्किक विचार है। इस संप्रदाय का ऐसा मानना है कि दोनों अवधारणाएं पर्यायवाची नहीं हैं। इसके संबंध में सोरोकिन ने कहा है कि इस अर्थ में तो ये लोग अभी तक शुद्ध दार्शनिक और अनुमानात्मक समाजशास्त्र की अवस्था में हैं। चौथा कारण है शुद्ध समाजशास्त्र बनाने में असफल। स्वरूपात्मक संप्रदाय ने शुद्ध समाजशास्त्र का सपना देखा था जो दूसरे विज्ञानों की जानकारी से स्वतंत्र हो। उन्होंने वैज्ञानिक समाजशास्त्र कैसे बनाया जाए इस पर तो काफ़ी चर्चा की है, लेकिन एक शुद्ध समाजशास्त्र का निर्माण करके नहीं दिखाया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय ने सैकड़ों खंड लिखे और प्रकाशित किए हैं कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान कैसे है, समाजशास्त्र को क्या होना चाहिए और इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है, इसे दूसरे विज्ञानों से कैसे भिन्न और अलग कर सकते हैं। ये सब बातें निरर्थक है। ये सब विचार लेखक की असमर्थता की बताते हैं। जिस प्रकार हम ऐसे रसायन शास्त्र की कल्पना नहीं कर सकते जो भौतिक शास्त्र के ज्ञान का उपयोग नहीं करता हो, उसी प्रकार से ऐसे समाजशास्त्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती जो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र की जानकारी का उपयोग नहीं करता है। पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की आवश्यकता ही कहाँ है। अगर विज्ञान एक दूसरे के आंकड़े परस्पर काम में लेते हैं तो उसमें हानि ही क्या है। जब ऐसा करना असंभव है तो उसके पीछे समय, धन और श्रम का अपव्यय करने की आवश्यकता है। इसलिए स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्र के द्वारा स्वतंत्र समाजशास्त्र के निर्माण का एक प्रयास है, एक भ्रम है। इसका निष्कर्षतः ये कंक्लूज़न है कि इन उपयुक्त आलोचनाओं से का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय बिल्कुल बेकार है। इन्होंने जो सामाजिक संबंधों के प्रकारों का निर्माण और विश्लेषण किया है उनका समाजशास्त्र के उन क्षेत्रों में विशेष महत्व है जो मानव संबंधों और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ऐसा कोई शरीर रचना विज्ञान नहीं है जो शरीर क्रिया विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान के तथ्यों का उपयोग नहीं करता हो। हम ऐसे मनोविज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते जो जीव विज्ञान, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान के तथ्यों के बिना हो। अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में कोई भी ऐसी पुस्तक या निबंध नहीं है जिसमें मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, जनसांख्यिकी, नीतिशास्त्र, यहाँ तक कि दर्शन शास्त्र की जानकारी का उपयोग नहीं किया गया हो। इसलिए विज्ञान की स्वतंत्रता और विशिष्टता एक दूसरे विज्ञान की जानकारी से अलग रहने से नहीं बनती, बल्कि अध्ययन के दृष्टिकोण, उपागम, घटना के पक्ष, विश्लेषण संबंधी पद्धति इससे बनती है।